दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ फाइन आर्ट एनसीईआरटी बुक, भारतीय कला का परिचय। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा दक्कनी चित्रकला शैली, यानी दक्कनी चित्रकला शैली क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। पिछले सारे वीडियोस में हमने तीनों चैप्टर को कवर कर लिया था, आर्ट फॉर्म भी कवर कर ली थी। इसके बाद अब हम जानते हैं दक्कनी चित्रकला शैली के बारे में। तो दक्कनी चित्रकला शैली के इतिहास को 16वीं शताब्दी के अंत से 17वीं शताब्दी के अंत तक देखा जा सकता है, यानी 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक के लास्ट तक इसको देखा जा सकता है। जब मुग़लों ने दक्कन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, मतलब जब मुग़ल शासक दक्कन साइड एरिया में आ चुके थे, ये तब का है। इस शैली का प्रभाव 19वीं शताब्दी के असफिर राजवंश चित्रकला से लेकर प्रांतीय राज के राजाओं और नवाबों तथा हैदराबाद के निज़ाम के अधीनस्थ कई शासकों के काल में देखने को मिलता है। दक्कनी चित्रकला शैली को लंबे समय तक इंडो पर्शियन शैली समझा जाता था, यानी इंडो पर्शियन शैली जो बाहर से आए थे फ़ारसी लोग, उनकी शैली समझी जाती थी, भारतीय शैली नहीं समझी जाती थी। इसके उद्गम का आधार मध्य पूर्वी शफाविद फ़ारसी तुर्क चित्रकला शैली या मुग़ल चित्रकार शैली को माना जाता है। मतलब इसका उद्भव का श्रेय जाता है सफ़ाविद किंगडम, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, मुग़ल राजवंशावली में, कि जब हुमायूं शेर शाह सूरी से परास्त हो जाता है, उसके बाद वो सफ़ाविद अम्पायर के राजा के पास शरण लेने जाता है। वहाँ से वो दो आर्टिस्ट जो होते हैं अब्द उस समद और एक और, उनको अपने साथ में ले आता है आर्ट बनवाने के लिए, कि मतलब वहाँ की आर्ट ज़्यादा अच्छी थी, तो वो चाहता था कि वैसे ही आर्ट वो अपने शासनकाल में या अपने राज्य में भी बनवाए। इसलिए वो दो आर्टिस्ट को सफ़ाविद किंगडम से ले आता है। तो इसी कारण से यहाँ पे दक्कनी चित्रकला शैली में उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो सफ़ाविद फ़ारसी तुर्क चित्रकला शैली या मुग़ल चित्रकार शैली को माना जाता है। इतिहासकारों ने दक्कनी चित्रकला शैली को एक विशिष्ट चित्रकला शैली मानते हुए भी एक स्वतंत्र चित्रकला शैली के तौर पर इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। मतलब इसके अस्तित्व को स्वीकार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें थोड़े प्रभाव देखने को मिलते थे फ़ारसी शैली और मुग़ल शैली के, क्योंकि वो भारतीय चित्रकला की शैली तो थी नहीं, इसलिए उसको ये नहीं मानते थे कि ये उस शैली में है। पर इसका खुद का भी अस्तित्व था, क्योंकि इसमें कुछ मिश्रण थे जो दक्कनी प्रभाव भारतीय शैली को भी दर्शाते थे, पर उसके बाद भी इसे खुद के अस्तित्व को इसकी नहीं स्वीकारा गया। दक्कन के कई राजाओं का संरक्षण भी इसको प्राप्त हुआ, जिनकी परख राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से थी। मतलब इनको सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इनका अच्छा था, जो भारतीय राजा थे, और इन्होंने इस आर्ट फॉर्म को दक्कनी चित्रकला को संरक्षित भी किया, पर फिर भी इसे इसका मूल अस्तित्व नहीं मिला। इन राजाओं ने चित्रकारों को बहाल किया, संरक्षण प्रदान किया और उनकी कलात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि करते हुए अपनी शासकीय आवश्यकताओं के अनुसार चित्रण करवाया। मतलब जैसे वो चित्र चाहते थे वैसे चित्रण इन लोगों ने करवाया। मानव आकृति का चित्रण और ऐतिहासिक व धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन इस समय की कई शैलियों में दिखाई पड़ता है। यानी ये दक्कनी चित्रकला शैली में ये आप समझ लीजिए कि मेन जो था वो मानव आकृति बनाना था, यानी छवि चित्रण, सीधे तौर पर छवि चित्रण। तो इन अर्थों में मुग़ल चित्रकला ही सिर्फ विशिष्ट शैली नहीं थी, इस तरह की कलात्मक सफ़ाविद ऑटोमन शैली में भी दिखाई देती है। मतलब ये तो मिक्स थी ना, सफ़ाविद और मुग़ल। ये जब ले आया था मुग़ल दरबार में सफ़ाविद किंगडम से दो चित्रकारों को, तो उन्होंने उस टाइप की भी आर्ट बनाई सफ़ाविद किंगडम की और मुग़ल शासकों की, कि दोनों मिक्स हो गई, तो दोनों में एक दूसरे का प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली के चित्र उत्कृष्ट हूबहू चित्र के लिए मशहूर थे। मतलब दक्कनी चित्रकला शैली जब विकसित हुई तो इसके जो आर्ट थे, तो हूबहू चित्रकला शैली, मतलब जैसे लोग दिखते थे तो वैसा ही उनका आर्ट बना दिया जाता था। जैसे आजकल स्केच आर्ट और पोर्ट्रेट वगैरह बनते हैं, तो वैसे ही सेम बना दिया जाता था। कलात्मक विकास हुआ, विशेष एशियन इस्लामिक कला व मुग़ल काल में बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। मतलब इसका विकास बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। विंध्य पर्वतों से दूर दक्षिण भारत की पठारी क्षेत्र में 16वीं-17वीं शताब्दी में विभिन्न दक्कनी शासकों के अंतर्गत तत्कालीन क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ आकर्षण सख्त चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो इनका विकास कहाँ कहाँ हुआ? वो विकास वाले एरिया थे बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद का एरिया और अहमदनगर के शासकों ने चित्रकला की अति विशिष्ट शैली को विकसित किया। मतलब ये इन क्षेत्रों में ये दक्कनी चित्रकला शैली फैली। तो अहमदनगर चित्रकला शैली, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1553 से 65 के बीच हुई है, और हुसैन निज़ाम शाह प्रथम जो थे उनके टाइम पीरियड में। और इनके जो कविता संग्रह है, तो यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें कविता संग्रह में 12 लघु चित्रकारियों में अधिकांश चित्रों में युद्ध दृश्यों का चित्रण है। मतलब जो कविता संग्रह है उसमें 12 लघु चित्र मिले हैं, जिसमें से अधिकतर मतलब मैक्सिमम में युद्धों के चित्रण हैं।
बिना किसी कलात्मक विशेषता के हुआ है। और ये जो चित्रण हुआ है युद्धों का, ये बिना किसी कलात्मक विशेषता के हुआ है, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं उसमें आर्ट बनाई गई है, एकदम नॉर्मल बेसिक आर्ट है। परंतु वे चित्र जिसमें रानी के विवाह का चित्रण हुआ है, मतलब उन 12 चित्रों में से एक चित्र जिसमें रानी के विवाह को चित्रित किया गया है, उसमें रंगों की अभिव्यक्ता, रेखांकन की मधुरता से हमें संतुष्टि की अनुभूति होती है। मतलब उसमें उन सभी आर्ट में से एक जो आर्ट है रानी के विवाह की, उसमें रंगों का अच्छा योजन हुआ है और उसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, जिस वजह से उसको देख के संतुष्टि यानी अच्छा लगता है। तो इस आर्ट में यानी जो रानी का विवाह है, उस आर्ट में युक्ति का चित्रण मालवा चित्रकला शैली में है और अहमदाबाद के प्रत्येक मुगल चित्रकला की समखात रखते हुए उत्तर भारतीय परंपरा में हुआ है, यानी युक्ति का चित्रण जो हुआ है। अहमदनगर के इस चित्र में युक्ति की वेशभूषा थोड़ी बदलाव के साथ उत्तर भारतीय परंपरा में है, यानी वेशभूषा जो है वो उत्तर भारतीय परंपरा में है और युक्ति का चित्रण मालवा चित्रकला शैली में है, और जिसमें उसे चोली पहने हुए और उसकी लंबी चोटी है जिसके अंत में फुंदने बने हैं। शरीर के इर्द गिर्द से होते हुए नीलांबर लटकते लंबे दुपट्टे का चित्रण दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली में है, जो लोपाक्षी के भित्ति चित्रों में दिखाई देता है। लोपाक्षी एक मंदिर भी है, में भी शायद रंग योजन निश्चित तौर पर उत्तर भारतीय पांडुलिपि चित्रण से भिन्न है, यानी रंग योजन अलग टाइप का है। तो कौन सा है? व्यापक रूप से मुगल चित्रशाला से मेल खाती है, यानी पांडुलिपि चित्रकला से भिन्न है परंतु मुगल चित्रकला से मेल खाती है। इसमें अधिक तीखी व समृद्ध रंग योजना है, मतलब चमकीले रंग समझ लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने मुगल काल में पढ़ा था कि चमकीले रंगों का प्रयोग होता था। दक्षिणी चित्रकला में भी ये विशेषता है। ऊंचा उठा हुआ वृत्ताकार क्षितिज और सुनहरे आकाश का चित्र फारसी भाषा प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब ऊंचा उठा वृत्ताकार क्षितिज और सुनहरे आकाश का चित्र फारसी प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी फारसी चित्रकला शैली में। दक्कन की रागमाला चित्रकला श्रृंखला के चित्र में नारी चित्र में वेशभूषा का चित्रण काफ़ी रोचक है। इसमें 16वीं शताब्दी के दक्कनी चित्रकला का विकास दिखाई देता है। नारी चित्रण में बालों का जूड़ा लिपाक्ष भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर लिपटा हुआ है, मतलब ये एक दूसरा चित्र है। वो पहला चित्र मतलब वो एक दूसरा चित्र था, ये एक दूसरा चित्र है उन 12 लघु चित्रों में से। बालों का जूड़ा लिपाक्ष भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर लटका हुआ है। क्षेत्र लुप्त हो गया है, जिसे रंग विहीन उदासीन पृष्ठभूमि में छोटे छोटे पौधों के चित्र या विधिक के रूप में दक्कनी शैली जैसे गुंबदाकार वस्तु के आंकन से विस्थापित किया गया है। बालों को बनाने की शैली के अलावा अन्य सभी विशेषताओं में उत्तर भारतीय या फारसी शैली के चिन्ह मिलते हैं, मतलब इसमें उत्तर भारतीय शैली और फारसी शैली के चिन्ह मिलते हैं। पुरुषों की वेशभूषा भी निश्चित रूप में उत्तर भारतीय है। लंबी नुकीली चाक वाला जामा प्रयोग अकबरी लघु चित्रकारी में काफ़ी दिखाई देता है, यानी अकबरी लघु चित्रकारी है तो मुगल टाइम का होगा। ये चित्र संभवतः दिल्ली अहमदाबाद के बीच के क्षेत्र में बने हैं। छोटी पगड़ी का चित्रण भी प्रारंभिक अकबरी लघु चित्रकारी के प्रभाव में है, जो 1567 की गुलिस्ता, ये चित्र का नाम है, गुलिस्ता के चित्रों में दिखाई देता है। गुलिस्ता इन चित्रों को बुखारा के चित्रकारों ने चित्रित किया है, यानी गुलिस्ता के चित्रों को बुखारा के चित्रकारों ने चित्रित किया है। तथ्यात्मक रूप से ये भी संभावना है कि इन चित्रकारों ने दक्कनी चित्रकला शैली के लिए भी काम किया। इसका संदर्भ या प्रमाण बंकीपुर लाइब्रेरी पटना में संग्रहित एक पांडुलिपि से मिलता है। ये चित्रकार यूसुफ द्वारा हस्ताक्षरित है और इब्राहिम आदिल शाह से समर्पित है, मतलब ये इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है, नॉर्मल पढ़ने में बस है। ये संभवतः गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह हैं, जिन्होंने 1558 और 80 के बीच ये शासन किया। इस पांडुलिपि में 7 लघु चित्रकारियाँ हैं जो पूरी तरह उस समय की बुखारी शैली में चित्रित हैं। इसके बाद इसको नोट्स के तौर पे भी जान लेते हैं एक बार, दक्कनी चित्रकला इसके बारे में। तो दक्कनी चित्रकला 150 BC से 700 तक की थी, यानी 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक की, यानी 16-17 सेंचुरी तक की थी। तो दक्कनी चित्रकला किस चीज़ के लिए फेमस थी? ये हूबहू चित्रण के लिए फेमस थी, मतलब छवि चित्रण जो होता था यानी स्केचिंग, उसको ये एकदम सेम जैसा इंसान दिखता था वैसा बना देते थे, इसलिए ये दक्कनी चित्रकला फेमस थी। और दक्कनी चित्रकला में सबसे अधिक मानवाकृतियाँ बनी हैं, यानी छवि चित्रण बना है। इसे इंडो पर्शियन शैली भी कहते हैं, क्योंकि ये मुग़ल शैली से रिलेटेड है, इसीलिए इसे इंडो पर्शियन शैली या फ़ारसी शैली भी कहते हैं। तो ये जैसे इंडिया का एरिया है, तो ये अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये इन स्पेसिफिक एरिया में दक्कनी चित्रकला फैली थी। और इसका आधार जो था दक्कनी चित्रकला शैली का, मध्य पूर्व सफ़ाविद फ़ारसी तुर्क चित्रकला शैली थी। मतलब इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं मुग़ल चित्रकला शैली, तो वहाँ जब हुमायूं सफ़ाविद किंगडम गया था
सफ़ाविद फ़ारसी किंगडम जब गया था तो वहाँ से वो चित्रकार लाया था, इसलिए इस दक्कनी चित्रकला शैली में यहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग पहले चैप्टर में जो पढ़ चुके हैं, 3rd चैप्टर में। अनेक कला इतिहासकारों द्वारा इसकी कला विशिष्टता को स्वीकारने के बाद भी इसे स्वतंत्र कला के रूप में मान्यता नहीं मिली। मतलब दक्कनी चित्रकला को भारत के काफ़ी राजाओं ने संरक्षण दिया और चित्रकारों को संरक्षण दिया, कई आर्ट भी बनवाई आर्टिस्ट से, पर फिर भी इसको एक भारतीय आर्ट का पूरी तरह दर्जा नहीं मिला। अनेक दक्कनी राजा द्वारा संरक्षित रही है। तो इसके बाद आते हैं कि इस आर्ट के विषय क्या क्या थे। तो इस आर्ट के विषय थे, इनके विषय भी मानव आकृतियाँ, ऐतिहासिक एवं धार्मिक चित्रांकन और हूबहू चित्रकारी पर थे। जैसा कि आपको बताया कि ये लोग छवि चित्रण यानी फेस स्केचिंग और मानव आकृति इसके मुख्य विषय थे। इससे पहले की आर्ट में इतनी ज़्यादा हूबहू आर्ट नहीं बनती थी, पर इसमें दक्कनी प्रभाव में, मतलब दक्कनी चित्रकला में ये प्रभाव देखने को हम लोग को मिलता है। क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ विंध्य के दक्षिण में पठारी शासकों द्वारा सशक्त एवं आकर्षक चित्रकला शैली का विकास हुआ। यानी दक्षिण और पठारी साइड जो है क्षेत्र, वहाँ पे आकर्षक चित्रकला शैली का विकास हुआ। मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पे इस शैली का विकास हुआ। क्षेत्रीय विशेषता, इसकी क्षेत्रीय विशेषता क्या थी? मधुर रंगों की तीव्रता, यानी जो जैसे कह लीजिए प्यारे रंग होते हैं या मधुर, जो देखने में अच्छे लगते हैं, तो उन रंगों की तीव्रता दिखाई दी। प्राण का वातावरण दिखाई दिया, सौंदर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी, मतलब खूबसूरती और वातावरण बहुत अच्छा दिखाया गया। इसके बाद जैसा कि हम लोग ने अभी अहमदनगर चित्रशैली के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग इस पे आते हैं। इसको मेनली शॉर्ट नोट में या शॉर्ट टाइप में जान लेते हैं, ये इजी तौर पे समझ में आ जाएगी। तो अहमदनगर चित्रशैली हुसैन निज़ाम के कविता संग्रह में इसके प्रभाव मिलते हैं। मतलब अहमदनगर चित्रशैली के बारे में हमें हुसैन निज़ाम जो शासक थे, उनकी कविता संग्रह में इसका प्रभाव मिलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी NCERT बुक में पढ़ा था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 12 लघु चित्रकारियाँ थी जो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि दोबारा पढ़ने में आसानी हो। तो इनमें से ज़्यादातर जो आर्ट थी लघु चित्रकारियाँ, इनमें युद्ध के चित्रण ही थे। मतलब ज़्यादातर में युद्ध के चित्रण थे, परंतु युद्ध के चित्रण में इतनी विशेष का रुचि लेके, यानी इतनी अच्छे से वो चित्रण नहीं बनाए गए थे जितने अच्छे से रानी के विवाह के चित्रण में विशेषता देखने को मिलती है। युद्ध के चित्रों को नॉर्मली तरीके से बना लिया गया था, पर रानी के विवाह के चित्रण को विशेषता देकर विशेष रूप से बनाया गया था, जिसमें रंगों का समायोजन मुगल चित्रकला का है। यानी रंग जो लिए गए हैं वो मुगल चित्रकला के समायोजन की तरह है, जो कि हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं इसमें। इसी को बस यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ताकि एक बार में आसानी से समझ में आ जाए। दुपट्टा दक्षिणी चित्रकला शैली पर है, दक्षिणी चित्रकला शैली पर है, और वेशभूषा उत्तर भारतीय परंपरा पर आधारित है, जैसा कि पहले पढ़ा है। रंगों की भव्यता है, यानी भव्यता कहते हैं मतलब रंगों की प्रचुर मात्रा है। और फ़ारसी शैली में स्वर्ण रंग का क्षितिज, जो क्षितिज रूप दिखाया गया था क्षितिज, उसमें फ़ारसी शैली का प्रयोग था, जैसा कि पहले पढ़ा था NCERT बुक में। इसमें थोड़ा डिटेल में है, तो इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो दोबारा पढ़ने में आसानी होती है। दक्कनी रागमाला श्रृंखला भी इसी में आती है। नारी वेशभूषा का चित्रांकन अत्यंत रोचक प्रकार से हुआ है, क्योंकि ये लोग छवि चित्रण काफ़ी अच्छा बनाने लगे थे, इसलिए 1567 गुलिस्ता के चित्र, जो जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था, 1567 के गुलिस्ता के चित्र बुखारी के चित्रकारों ने चित्रित किए हैं। ये बुखारी के चित्रकारों द्वारा, देखो यहाँ पे वही शॉर्ट में लिख लिया है कि बुखारी के चित्रकारों द्वारा चित्रित करे गए हैं। तो इसके बाद ये हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है बीजापुर चित्रकला शैली। तो इसको नॉर्मल एक बार पढ़ लेते हैं। 16वीं शताब्दी के बीजापुर चित्रों में 1570 ईस्वी का चित्र विवेकोश नुजूम अल उलूम महत्वपूर्ण है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है बीजापुर चित्रकला का। लघु चित्रकारियों में से कई चित्र अस्त्र शस्त्र और नक्षत्र के हैं। मतलब इसके जो 876 लघु चित्रकारियाँ हैं, यानी जो इतनी सारी चित्रकारियाँ हैं, उन चित्रकारियों के जो चित्र हैं उनमें ज़्यादातर चित्र अस्त्र शस्त्र और नक्षत्र के हैं। इसमें नारियों का चित्रण, रागमाला का चित्रण की तरह लंबी और पतली तथा दक्षिण भारतीय वेशभूषा में हुआ है। इसमें नारियों का जो चित्रण हुआ है, मतलब औरतों का छवि चित्रण, वो रागमाला के चित्रण की तरह लंबा और पतला और दक्षिण भारतीय वेशभूषा में हुआ है, यानी रागमाला के चित्रण की तरह इसमें हुआ है। बीजापुर चित्रकला शैली की ओर आदिल शाह प्रथम और उसके अधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिया। मतलब इन्होंने इस बीजापुर चित्रकला शैली को संरक्षण दिया। दोनों कला व साहित्य प्रेमी थे, जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं मुगल आर्ट में कि मुगल के जो एम्पायर थे वो कला प्रेमी थे। इब्राहिम द्वितीय भारतीय संगीत के मर्मज्ञ थे और उन्होंने भारतीय संगीत पर नौरसनामा पुस्तक लिखी है। भारतीय संगीत पर इब्राहिम द्वितीय ने नौरसनामा पुस्तक लिखी है। यह नुजूम अल उलूम के भी लेखक हैं। ये जो महत्वपूर्ण चित्रकला है बीजापुर चित्रकला की, नुजूम अल उलूम और नौरसनामा पुस्तक जो है, इन दोनों के राइटर और आर्टिस्ट जो हैं वो है इब्राहिम द्वितीय। इसको आप शॉर्ट में लिख लें, लिखना चाहें तो। उनके अध्यात्म में ही संभव
1590 ईस्वी में रागमाला श्रृंखला प्रमाणित हुई। बीजापुर का तुर्क से संबंध उस श्रृंखला के अंतररक्षित संबंधी चित्रों से चित्रांकन में दिखता है। ये चित्र तुर्की पांडुलिपि से काफ़ी प्रभावित हैं। मतलब ये जो चित्र है नुजूम अल उलूम और इस दौरान के बीजापुर चित्रकला के जो चित्र हैं उनमें तुर्की पांडुलिपि दिखती है, प्रभावी है। रागमाला के आध्यात्मिक व भाव पक्ष यानी अंतरात्मा जो उसका मेन मोटिव है उससे संबंधित चित्र भारतीय प्रभाव में है। मतलब जो उसका भाव है वो भारतीय प्रभाव में है और चित्र तुर्की पांडुलिपि से प्रभावित है, जिनमें लोपाक्षी शैली की झलक दिखाई देती है। ये आदिल शाह के दरबार के सुरुचिपूर्ण चित्रों में समृद्ध तीखे रंग, वेगपूर्ण रेखाएं, सह संयोजन सौंदर्य भूत का अनुकरण करते हैं। समृद्धि का सिंहासन 7 खंडों का प्रतीकात्मक खाका है। मतलब ये एक आर्ट है समृद्धि का सिंहासन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे राजा बैठा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो दिखाए गए हैं इनको समृद्धि का सिंहासन बोला गया है। इन चीज़ों को यही आर्ट फॉर्म है जिसे समृद्धि का सिंहासन बोला गया है। प्रत्येक खाके में इसके निवासी हाथी और शेर से लेकर खजूर के वृक्ष, तोते व आदिवासी जनजाति लोग अंकित किए गए हैं। छोटे छोटे चित्रों की ये श्रृंखला गुजरात के घरों के मुख्य दरवाजों पर लगे कास्ट उत्कीर्ण पैनलों जैसी दिखती है। मतलब गुजरात की शैली से प्रभावित है ये, मेनली ये समझना है आपको बस। ये दक्कन के मंदिरों पर हाथियों की सीढ़ीनुमा चित्रों की याद दिलाते हैं। यानी दक्कन चित्रकला शैली जो है उसमें जो मंदिरों पे जो शैली बनाई गई है उनमें हाथियों का चित्रण जो है ये उससे भी मेल खाते हैं। इस पृष्ठ की रंग योजन पूरी तरह इस्लामी फ़ारसी शैली में है। यानी इसमें जो कलर प्रयोग किए गए हैं, रंग योजन यानी कलर्स कॉम्बिनेशन, जैसे नॉर्मल कह लीजिए कलर कॉम्बिनेशन जो यूज़ हुआ है वो इस्लामी फ़ारसी शैली में है। विशेष रूप से सिंहासन के ऊपरी हिस्से में पेड़ पौधों का चित्रण गहरी नीली पृष्ठभूमि के विरुद्ध दक्कनी शैली में चित्र फूल पत्तियों से घिरा है। यानी जो सिंहासन के ऊपर का एरिया है जहाँ पेड़ पौधों का चित्रण है वो गहरी नीली पृष्ठभूमि के अलावा दक्कनी शैली में चित्रित फूल पत्तियों से घिरा है। ये जो फूल पत्ती है ये दक्कनी चित्र शैली से घिरी हुई है और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुग़ल का है। और ये जो हाथी हैं बने हुए हैं इसमें मंदिरों में बने हुए हाथी के आर्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और देखते हैं सिंहासन के दोनों ओर पेड़ पौधों का ये रूढ़िबद्ध चित्रण 16वीं शताब्दी के गुजराती पांडुलिपि चित्रों के हरीश के चित्रण से मिलता जुलता है। यानी ये है सिंहासन की ये वाले फूल पत्ती हैं तो इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इनकी है गुजराती पांडुलिपि चित्रण। मतलब इस पे आर्ट में कई क्षेत्र की आर्ट फॉर्म का मिक्सचर है, किस चीज़ में कौन सी इधर की आर्ट प्रयोग की गई है। कलर कॉम्बिनेशन में मुग़ल प्रभाव है और फूल पत्तियाँ जो नीचे बनी हुई हैं उसमें दक्कनी प्रभाव है और जो सिंहासन के आसपास फूल पत्तियाँ हैं उसमें गुजराती पांडुलिपि का प्रभाव है। इस प्रकार इस चित्र में सशक्त भारतीय दृश्य चित्रण परंपरा मौजूद है जो इस लघु चित्रकला को संरक्षित करती है। मतलब इसमें भारतीय चित्रण भी मौजूद है और फारसी चित्रण भी मौजूद है, दोनों का मिक्सचर है। चित्रकला की एक अत्यंत विषय वस्तु योगनी है। ये आर्ट फॉर्म इसके बारे में अब बता रहा है। योगनी अर्थात योग में विवश करने वाली, शारीरिक व मानसिक रूप से, आप देख पा रहे होंगे इसको, शारीरिक व मानसिक रूप से अनुशासित जीवन जीने वाली, आध्यात्मिकता व बौद्धिकता की खोज में अत्यंत सब कुछ का त्याग कर असाधारण जीवन जीने वाली, इसे एक अज्ञात चित्रकार ने बनाया है। मतलब ये आर्ट जो आप देख रहे हैं ये योगिनी की आर्ट है। इसके आर्टिस्ट अभी तक पता नहीं चले हैं कि ये आर्ट फॉर्म किसने बनाई है। इसमें उसकी व्यक्तिगत शैली का विकास दिखता है। योगिनी की आकृति के अनुरूप मतलब योगिनी की आकृति के अनुरूप चित्रकार ने लंबवत संयोजन चुना है। मतलब एक मेन स्ट्रक्चर जो होता है आर्ट का, या आप किसी की चित्रण बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं तो उसमें इसने लंबवत वेशभूषा चुनी है आर्टिस्ट ने। चित्र की पृष्ठभूमि में योगिनी की लंबी आकृति के ऊपर दाएं कोने में सफ़ेद वस्तु का शंकुआकार आंकन है। योगिनी मायान चिड़ियों के साथ क्रेडिट है। ये हाथ में जो चिड़िया लिए है। योगिनी के सिर पर बालों का ऊंचा जूड़ा है जो उसे और अधिक लंबा दिखा रहा है। ये उसके सर पे जो जूड़ा है इसे और अधिक लंबा दिखा रहा है। शरीर के इर्द गिर्द वृत्ताकार लहरता लंबा दुपट्टा व अग्रभूमि में चित्रित अति सुंदर फूल पौधे चित्रण को और अद्भुत बनाते हैं। मतलब ये जो उसका हवा में दुपट्टा लहरा रहा है और ये जो पेड़ पौधे फूल वगैरह बने हैं ये इस चित्र को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ये हमने बुक से बीजापुर चित्रकला शैली के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बार इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप नॉर्मली से हाईलाइट रख सकते हैं और बुक नहीं है तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीज़ करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार नॉर्मली बुक पढ़ने में और दोबारा पढ़ने में शॉर्ट नोट बेहतर रहते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बीजापुर चित्रकला शैली, तो इस बीजापुर चित्रकला शैली में मेन आर्ट फॉर्म कौन सा है, तो नुजूम अल उलूम के विषय कोश में
876 लघु चित्रकारियाँ हैं। ये नुजूम अल उलूम किसने बनाई है, ऐसा आपको पहले हमने बता दिया है, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि इब्राहिम द्वितीय हैं इसके आर्टिस्ट नुजूम अल उलूम के, और इसमें 876 लघु चित्रकारियाँ हैं। यहाँ इस चित्रकला का विकास देखा जा सकता है, मतलब बीजापुर चित्रकला का विकास इनमें देखा जा सकता है। तो इन बीजापुर चित्रकला शैली के संरक्षण कौन थे? पहले थे आदिल शाह प्रथम, फिर इब्राहिम द्वितीय। इन्होंने नौरस पुस्तक लिखी थी, संगीत पर है ये, और नुजूम अल उलूम ये जो है इसके भी यही इब्राहिम द्वितीय राइटर हैं। विषय जो थे मतलब अस्त्र शस्त्र थे, मतलब अस्त्र शस्त्र इसके मेन विषय थे। रागमाला और नक्षत्र, तो नक्षत्र का जो चित्रण है वो तुर्की पांडुलिपि में है, और रागमाला में नारी का चित्रण जो है लंबी पतली, मतलब औरतों को लंबा और पतला दिखाया गया है। रागमाला के रूप में दक्षिण वेशभूषा है, मतलब रागमाला में एक छवि चित्रण है वो लंबा पतला है, और वेशभूषा जो है वो दक्षिण शैली में है। फिर आती है एक आर्ट फॉर्म समृद्धि का सिंहासन, जिसे आपको इसमें दिखाया, ये समृद्धि का सिंहासन। तो इस्लामिक फ़ारसी शैली और दक्षिणी शैली में है, मेन ये इन शैलियों में है, बाकी छोटी छोटी चित्रण इसकी और अलग फॉर्म में है। योगिनी का विशिष्ट चित्रण अभी हम लोग ने पढ़ा है, ये योगिनी का विशिष्ट चित्रण। चित्रकार इसके अज्ञात हैं, बाकी इसकी विशेषता क्या थी वो आप पढ़ ही चुके हैं बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे लिख भी सकते हैं, अगर बुक है तो आप हाईलाइटेड करके नॉर्मली रख सकते हैं। फिर हमारी है गोलकुंडा चित्रकला शैली, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गोलकुंडा चित्रकला शैली 1512 से एक स्वतंत्र राज्य था। ये गोलकुंडा के बारे में बता रहा है कि गोलकुंडा 1512 से एक स्वतंत्र राज्य था, और 16वीं शताब्दी से अंत तक वो दक्कनी राजवंश का सबसे समृद्ध राजा था। अन्य देशों के साथ समुद्रिक व्यापार के कारण इसे समृद्धि प्राप्त थी, मतलब गोलकुंडा जो था एक समृद्ध राज्य था। एक तरफ पूर्वी तट से दक्षिण पश्चिमी एशिया लोहा व सूती वस्त्र भेजे जाते थे, मतलब व्यापार होता था यहाँ। फारसी पर्शियन के साथ विशेष रूप से छपाई किए हुए सूती कपड़ों का व्यापार होता था, जो बाद में पश्चिमी यूरोपीय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ हीरा पाया गया, जिससे व्यापार की स्थिति और अधिक मजबूत हुई, और ये आय का अच्छा स्रोत बना। गोलकुंडा के पुरुष स्त्रियों, विशेषकर नर्तकों और अन्य दरबारियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों में ये समृद्धि दिखाई देती है। मतलब 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में यहाँ हीरे पाए गए, जिस कारण ये राज्य काफ़ी समृद्ध हुआ। और इस चीज़ को हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो वहाँ के स्त्री पुरुष और नर्तकी होते थे, उनके जो आभूषण होते थे उनमें भी वो हीरे लगे होंगे, इसीलिए इससे भी हमें नॉर्मल यहाँ की समृद्धि का पता चल जाता है कि ये राज्य कितना समृद्ध था। इसके अतिरिक्त गोलकुंडा चित्रकला ने असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त की, मतलब इसने इस आर्ट फॉर्म ने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। 17वीं शताब्दी में जब डच व्यापारियों द्वारा सुल्तानों की छवियों का यूरोप ले जाया गया, तब गोलकुंडा कला प्रसिद्ध हुई। मतलब इस टाइम पीरियड में डच आ चुके थे, और हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल बेस ध्यान रखें कि इस टाइम तक डच आ चुके थे, और डचों ने सुल्तानों की जो छवि चित्रण थी भारतीय कला में उसे यूरोप ले गए, तब ये गोलकुंडा आर्ट बहुत फेमस हुई। ये संभवतः बाज़ार के लिए किया गया था, मतलब ये जो आर्ट ले जाई गई थी नॉर्मली बेचने के लिए ही ले जाई गई होगी, और राज दरबारी चित्रकला के लिए संदर्भित थे। 1665 से 1650 के बीच में गोलकुंडा चित्रकला से पूर्व ये पाट 8 फीट ऊंचा और दीवार पर लटकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक आप कह लीजिए कपड़े पर जो जैसे पर्दे वगैरह होते हैं जो घर में डले होते हैं, तो उस टाइम में राज दरबारों में उन चित्रित पर्दों का प्रयोग होता था, तो उसी को बोला गया है इस्तेमाल के लिए। ये चित्रण सांकेतिक डिज़ाइन के मतलब उन्हीं के लिए बोला गया है कि गोलकुंडा चित्रकला से पूर्व यहाँ पर 8 फीट ऊंचे और दीवार पर लटकाने के तौर पर इस्तेमाल किए गए। ये चित्र सांकेतिक डिज़ाइन से आच्छादित हैं, जिसमें आमतौर पर वस्तुएं, संरचनाएं, विभिन्न आकृतियों के चित्र चित्रित होते थे। मतलब विभिन्न आकृतियों के चित्र चित्रित होते थे। नॉर्मल जैसे हम लोग पर्दे यूज़ करते हैं तो अब तो प्रिंटेड चलते हैं, पर उस ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो बड़ी बड़ी दीवारों पे कपड़े जो होते थे उनको डाला जाता था, और वो आर्टिस्ट द्वारा आर्ट फॉर्म में बनाकर डाले जाते थे। अभी तक गोलकुंडा की कला के तहत पहचानी गई शुरू की 5 लघु चित्रकारियाँ 1463 के हाफिज़ के दीवान में पाई गई हैं। ये चित्र दरबार के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो चित्र पाए गए हैं उनमें दरबारों का चित्र ज़्यादा है। इनमें से एक चित्रण में चित्र के बीचों बीच युवक शासक सिंहासन पर बैठा है। वो हाथ में लंबी सीधी ठेठ तलवार पकड़े हुए है। उसने मलमल का कोट पहना हुआ है जिसमें लंबवत कढ़ाई की हुई पट्टी लगी हुई है। ये गोलकुंडा दरबार की वेशभूषा है। वास्तु चित्रकलाओं में आकाश वास्तु व बहुत सी आकृतियों की वेशभूषा के चित्रण में सुनहरे रंग का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। मतलब ये यहाँ के आर्टिस्ट सुनहरे रंगों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते थे। दरबार में नर्तकियों की कलाबाजी का आनंद लिया जा रहा है। संयोजन में एक जैसे अनुपयोगी वस्तुओं की एक से ऊपर कई पट्टियों का चित्रण काफ़ी रोचक है। फर्श पर आकृतियों से सुसज्जित
कालीन बिछा है। चित्र मुगल प्रभाव से बिल्कुल अछूता है। बैगनी रंग का उन्मुख प्रयोग हुआ है, मतलब अधिक प्रयोग हुआ है बैगनी रंग का। कुछ भित्ति चित्रों के चित्रण में एक चित्र में नीली लोमड़ियों का सियारों का रोचक चित्रण किया गया है। ये है वो चित्रण जिसमें ठेठ तलवार लिए राजा बैठा है, मलमल का कुर्ता पहने, कढ़ाई किया हुआ, और यह नर्तकियाँ कलाबाजी कर रही हैं। इसी चित्र के बारे में बताया गया है। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे एक और आर्ट है। ये मोहम्मद कुतुब शाह का एक चित्रण है जिसमें वे अपने शासक के शुरुआती काल में दीवान पर बैठे हैं, छोटे चुस्त सुरुचि टोपी के साथ। उन्होंने ठेठ गोलकुंडा पोशाक पहनी है। उनकी 1590 वाली चित्रों से काफ़ी सम्यता के बावजूद संयोजन में अधिक तकनीकी दक्षता और परिकाष्ठता दिख रही है। मतलब तो ये आर्ट फॉर्म अधिक तकनीकी और दक्षता परिकाष्ठता दिख रही है। मतलब ये आर्ट में ना कुछ ज़्यादा, जैसे आजकल आर्ट बनाते हैं हम लोग, तो धीमे धीमे वो कुछ ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है, तो इसमें ये कुछ ज़्यादा डेवलप दिख रही है। दरबारियों व दूल्हों के वेशभूषा के चित्रण में प्लास्टिक की परत दिखाई देती है। मतलब उन चित्रों में कई एक ऐसा चित्र है जिसमें दरबारियों के चित्रण में प्लास्टिक की परत दिखाई देती है। सूफी कविता की पांडुलिपियों में पद का सचित्र चित्रण है। मतलब जो सूफी कविताएं हैं उनको पांडुलिपि के पद में चित्रित किया गया है, जिसमें पदों की व्याख्या के साथ लगभग 20 लघु चित्रकारियाँ, मतलब उन पदों की व्याख्या की गई है और उनके चित्र भी बनाए गए हैं। इसमें सुनहरे रंग का प्रचुर इस्तेमाल है, जैसा कि पहले भी पढ़ा कि उस आर्ट फॉर्म में भी सुनहरे रंग का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। नीले और सुनहरे रंग की अलग अलग पट्टियों से आकाश का विचित्र चित्रण देखा जा सकता है, जिसमें सुनहरे रंग नीले रंग के नीचे है, यानी सुनहरा रंग नीले रंग के नीचे है और नीला रंग ऊपर है। दोनों पट्टियों में बादलों का चित्रण है। पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा बीजापुर के इब्राहिम द्वितीय के काल के प्रचलन जैसी है। पेड़ पौधे दक्कनी शैली में है। कुछ पौधों को घनी पत्तियों के बीच चित्रित किया गया है। एक अन्य चित्र में छोटी चिड़िया से बातचीत करती स्त्री का चित्रण है। मतलब ये आप जो देख रहे हैं ना, तो उनमें जो आर्ट मिली है, उनमें जो इतनी लघु चित्रकारियाँ मिली हैं, तो ये अलग अलग लघु चित्रकारियों के बारे में बुक बता रही है। किसी एक चित्रकारी के बारे में नहीं है, अलग अलग चित्रकारियों के बारे में इसमें बता रही है। जैसे यहाँ पे जो बताया है, दरबारियों व दूल्हे की वेशभूषा में चित्रण में प्लास्टिक की परत दिखाई दी, ये एक अलग आर्ट के बारे में बताया जा रहा है। फिर ये सूफी कविता पांडुलिपि पद का चित्रण किया गया, ये अलग चीज़ के बारे में बताया गया है। और पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा बीजापुर के इब्राहिम द्वितीय के काल की प्रचलन जैसी है। मतलब मेन आर्टों में जो लघु चित्रकारियों में जो स्त्रियों के चित्र और वेशभूषा है, उसमें बीजापुर चित्रकला है। फिर पेड़ पौधों दक्कनी शैली के हैं। और फिर यहाँ पे एक अलग आर्ट लघु चित्रकला के बारे में बताया है कि एक अन्य चित्र में छोटी चिड़िया से बातचीत करती स्त्री का चित्रण है, जो दक्कनी चित्रकला शैली की ओर अन्य विशेषता है। मतलब दक्कनी चित्रकला की शैली और अन्य विशेषता भी हैं उसमें। मतलब दक्कनी चित्रकला शैली तो है ही और अन्य विशेषताएँ भी हैं। तो ये अलग अलग आर्ट जो है लघु चित्रकारियाँ, उनके बारे में है। ये एक आर्ट नहीं है, अलग अलग आर्ट है। एक ये देख सकते हैं, एक बगीचे में कवि मोहम्मद अली गोलकुंडा का चित्र है। ये ललित कला संग्रहालय बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षित है। तो ये हमारी यहाँ पे दक्कनी चित्रकला शैली जो हमने स्टार्ट करी थी, ये पूरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दक्कनी चित्रकला की शैली की योगिनी चित्रकला की क्या विशेषता थी। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इस आर्ट में आर्टिस्ट ने लंबवत संयोजन चुना था, यानी योगिनी का चित्रण आर्टिस्ट ने लंबवत किया था। ये जो है, इसमें योगिनी की आकृति के अनुरूप चित्रकार ने लंबवत संयोजन चुना है, ये इस चीज़ की विशेषता है। और बाकी ये है कि आप वर्तमान में शैली ये नॉर्मल है। दक्कनी चित्रकला शैली की लोकप्रिय विषय वस्तु क्या थी? तो दक्कनी चित्रकला शैली किस चीज़ में फेमस थी? मतलब तो लोकप्रिय विषय वस्तु तो छवि चित्रण था और हूबहू चित्रण। मतलब दक्कनी चित्रकला शैली की मेन विशेषता थी कि जैसे लोग देखते थे तो उनको वैसा वो बना देते थे। मतलब स्केचिंग थी, तो छवि चित्रण ही इसकी विशेषता होगी, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। हूबहू चित्रण के लिए मशहूर थे। अब हूबहू चित्रण कर रहे हैं तो फेस स्केचिंग ही होगी, तो मानव आकृति और छवि चित्रण। दक्कनी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से किस प्रकार भिन्न है, बताइए। तो मुगल चित्रकला शैली जो थी उसमें इतने हूबहू चित्र नहीं बनाए जाते थे। मतलब इतनी डेवलप नहीं थी जितनी दक्कनी चित्रकला शैली इस चीज़ के लिए फेमस है कि ये हूबहू चित्रण के लिए फेमस है। पर मुगल चित्रकला शैली में ऐसा नहीं है, वो हूबहू चित्रण के लिए फेमस नहीं थी। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लेंगे नॉर्मली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन आर्ट की। ये जो लास्ट में 3-4 आर्ट दी हुई हैं, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा पहाड़ी चित्रकला शैली। इससे पहले के चैप्टर जो 3 हो चुके हैं, ये दक्कनी चित्रकला शैली के पहले के जो चैप्टर हैं उनको मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप जाकर देख सकते हैं। पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, राजस्थानी चित्रकला शैली, मुगल कालीन लघु चित्रकला, इनके बारे में बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। और इसके आगे की वीडियो है वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। जो आर्ट हैं दक्षिणी चित्रकला शैली के, उनको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।